हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ कहीं भी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के चलिए आप सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के चलते आपको नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आप इसी कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसको रिकॉल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया था, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है उसके चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो उसके चलते नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के जरिए दिखा रखा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा तुम्हारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स x और y एक्सिस हमारे पास। अब यहाँ पे हमने एक Q1 को ले लिया है, मतलब दैट मीन्स ये जो Q1 है इसको आप मान सकते हो रेफरेंस पॉइंट चार्ज। आरपीसी का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट चार्ज। हम इस Q1 को क्या कह रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट चार्ज। तो दैट मीन्स इस Q1 के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो ऑब्वियसली Q2 का हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है R2, Q3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है R3 और Q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है R1। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करेंगे तो इसके बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, दैट मीन्स Q1 और Q2 के बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस हमारे पास R(12) हो जाएगा। उसी तरह से Q1 और Q3 के बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, R(13). तो अगर Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लेगा तो फोर्स का डायरेक्शन, अगर मैंने Q1 को एज ए क्या ले रखा हूँ, रेफरेंस पॉइंट चार्ज, तो इसके केस में Q1 के रिस्पेक्ट में इसका जो डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन, दिस फोर्स विल गिव यू द फोर्स ड्यू टू 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड चार्ज के कारण फोर्स ये हो जाएगा F(12) वेक्टर। उसी तरह से 1 और 3 के चलते फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F(13) वेक्टर। तो ये वेक्टर कैसे कंबाइन हो रहा है, टेल टू टेल, और टेल टू टेल कंबाइन होता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया जिसको हम लोग कहेंगे F1 वेक्टर, क्योंकि Q1 को हमने क्या मान रखा था, रेफरेंस पॉइंट चार्ज। तो F1 वेक्टर जो है मेरे पास रिजल्टेंट हो गया, वो किसका रिजल्टेंट है, F(12) वेक्टर का और F(13) वेक्टर का। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F(12) वेक्टर प्लस F(13) वेक्टर। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is the vector sum of all the forces exerted on it due to all other charges. That means अगर मान लेते हैं हमारे पास on a given charge, that means Q1 को अगर मैंने एज ए रेफरेंस पॉइंट चार्ज ले लिया, तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होता है तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो होता है दैट विल गिव यू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो नेट फोर्स होगा वो सारे पॉइंट चार्ज के चलते जो फोर्स होगा उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो बस उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। दैट मीन्स Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स हुआ F(12) वेक्टर, Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स हुआ F(13) वेक्टर, इसी तरह से 1 और 4 के बीच में होगा तो F(14) वेक्टर, 1 और 5 के बीच में होगा तो F(15) वेक्टर। तो इस तरह से जितने भी इंडिविजुअल दो पॉइंट चार्ज, यानी कि दैट मीन्स Q1 के रेस्पेक्ट में जो भी पॉइंट चार्ज होगा उसके बीच में जो इंडिविजुअल फोर्सेस होगा उन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स। और इसी रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसको रिकॉल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं Q1 और Q2 है, और देखिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पे Q2 और Q3 के बीच में, मान लेते हैं कि Q2 और Q3 के बीच में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो उसके बीच में क्या आ रहा है, Q1। तो अगर Q2 और Q3 के बीच में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करेंगे तो Q1 इस फोर्स को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दैट मीन्स अगर मैं Q1 और Q2 के बीच में फोर्स फाइंड आउट करूंगा तो Q3 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और Q1 और Q3 के बीच में अगर हम फोर्स फाइंड आउट करूंगा तो Q2 का इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जब आप फोर्स को फाइंड आउट करोगे तो वो अफेक्टेड नहीं होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दैट मीन्स उसके बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज भी है
चौथा चार्ज भी है, तो उसका किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करोगे तो उसके बीच में जो चार्ज है उसका कोई उस फोर्स पे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी को मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया हूँ, f(1) वेक्टर दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है f(1) वेक्टर, जो कि हो जाएगा f(12) वेक्टर प्लस f(13) वेक्टर, इसी तरीके से प्लस f(14) वेक्टर प्लस f(15) वेक्टर अप टू कहाँ तक चला जाएगा, f(1) वेक्टर। दैट मीन्स अगर ये सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज, जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में फोर्स को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे इजिली f(12) वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R(12) का स्क्वायर इंटू R(12) कैप। उसी तरह से f(13) वेक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R(13) का स्क्वायर R(13) कैप। लाइक दैट वन f(1n) वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 Qn अपॉन में R(1n) का स्क्वायर और R(1n) कैप। तो अब इसका जो नेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किसको याद करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू POS, शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, POS, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट चार्ज क्या है 1, यानी कि दैट मीन्स Q1 के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना था, तो f(1) वेक्टर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, f(12) वेक्टर प्लस f(13) वेक्टर अप टू कहाँ तक चला जाएगा, f(1n) वेक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, f(1) वेक्टर इज इक्वल टू, आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R(12) का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो यही होता है ना KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन में R(12) का स्क्वायर R(12) कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन में R(13) का स्क्वायर R(13) कैप। इसी तरह से कहाँ तक चला जाएगा, Q1 Qn अपॉन में R(1n) का स्क्वायर R(1n) कैप। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। दिस इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे f(1) वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, आप एक चीज़ नोटिफाई कीजिए, Q1 तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट चार्ज था, Q1 क्या था हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम लोग नेट फोर्स जो सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज के चलते फाइंड आउट कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो हर जगह पे Q1 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो Q1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे डाटा क्या लेफ्ट आउट हो जाएगा, Q2। आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं Q2 अपॉन में R(12) स्क्वायर R(12) कैप प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा Q3 अपॉन में R(13) का स्क्वायर R(13) कैप अप टू कहाँ तक चला जाएगा, Qn अपॉन में R(1n) का स्क्वायर R(1n) कैप। तो बहुत ही सिंपल हमारे पास फाइंड आउट हो गया f(1) वेक्टर इज इक्वल टू, अब Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम क्या लगा देते हैं, समेशन। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग समेशन। तो समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Qi अपॉन R(1i) स्क्वायर R(1i) कैप। और i का वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, क्योंकि Q1 को तो हमने फर्स्ट पॉइंट चार्ज को तो हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट चार्ज यूज किया हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ चार्जेस स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, सेकेंड से। तो i का वैल्यू हम लोग 2 से लेकर के कहाँ तक लेके चले जाएंगे, n तक। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। f(1) वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 2 to n, और ये क्या हो जाएगा Qi अपॉन में R(1i) स्क्वायर R(1i) कैप। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया। इसी को हम एक क्वेश्चन के ज़रिए देखते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ईच इक्वल टू, यानी कि हर एक कितने के बराबर है, ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड along x axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter and so on. तो find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है और हर एक चार्ज का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम के बराबर है, ठीक है। और एक कूलम का चार्ज है कोई जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, डेट मीन्स यहाँ पे जो 1 कूलम है वो एज ए रेफरेंस पॉइंट चार्ज है, तो 1 कूलम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप रफली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना चाहें तो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा। आप इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ऐसे देखो, दिस इज वाई डैश हो जाएगा और इधर आप अगर आप जाते हो तो दिस इज एक्स डैश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन है। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। और मान लेते हैं कि ओरिजिन पे जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, यानी कि यहाँ पे क्यू ओ रखा हुआ है जिसका वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 कूलम। और रेस्पेक्टिव चार्ज जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, Q है अप टू, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू कहाँ पे ले लिए, Q इन्फिनिटी। तो पहला चार्ज का जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो हमारे पास x के अलॉन्ग है, कितना है, 1 मीटर। दूसरे चार्ज का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो एज पर दी डाटा 2 मीटर। तीसरे के बीच में रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। नेक्स्ट के बीच में रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। उसी तरह से इन्फिनिटी के बीच में आएगा तो ये रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप इसको क्या मान सकते हो, कुछ भी मान लो, इन्फिनिटी मान लो। इसके बीच में जो आपका r आ जाएगा वो r इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कूलम्स लॉ, अब ओरिजिन पे हमारे पास कितना रखा है, 1 कूलम। तो इसका मतलब है QO और Q1 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, QO Q2 के बीच में लगेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट Q1 इक्वल टू Q2 अप टू Q इन्फिनिटी, जिसको कि हमने सिंपली Q मान लिया, और विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो हर एक का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि Q1 Q2 अप टू Q इन्फिनिटी। Q1 इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू Q इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू Q, मतलब डेट मीन्स हर एक पॉइंट चार्ज क्या है, आइडेंटिकल है, तो हर एक का वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम है। और ओरिजिन पे क्या है, Q0 है, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना रखा हुआ है, 1 कूलम है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चार्ज O है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, F1 F2 करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एक चीज़ मैं हमेशा बता देता हूँ, जो वेक्टर मेथड होता है, जैसे आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्मेट में देखा होगा, तो डेरिवेशन जो भी होता है वो वेक्टर फॉर्मेट में होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो स्केलर फॉर्मेट ही, स्केलर फॉर्म में ही न्यूमेरिकल क्या होता है, सॉल्व होता है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाने की कोई रिक्वायरमेंट, वेक्टर का साइन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधे F1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि QO और Q1 के बीच का जो फोर्स होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। तो F1 इज इक्वल टू हम सीधे लिख सकते हैं K Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर। उसी तरह से F2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K Q2 Q0 Q1 हो जाएगा ना हमारे पास, Q0 Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू K, क्योंकि Q0 और Q1 हो जाएगा ना, तो Q0 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। इसी तरीके से F ऑफ इन्फिनिटी अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q0 Q इन्फिनिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, R इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो फिर वही चीज़ सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, अकॉर्डिंग टू POS। तो देखिए प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन नेट फोर्स आ जाएगा, तो नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, F ऑफ इन्फिनिटी। तो बहुत सिंपल, F इज इक्वल टू, आप हर जगह देख रहे हैं K हमारे पास क्या है, कॉमन है, और आप यहाँ पे नोटिफाई कर रहे हैं Q0 भी हमारे पास कॉमन है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, Q0 अपॉन में K की जगह क्या लिख सकते हो,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं स्टेप को शॉर्ट कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर। डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इन्फिनिटी अपॉन में R इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू Q0 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू डालेंगे 9 × 10 पे पावर 9। अब Q1 हर एक का वैल्यू कितना है 4। तो आप एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, Q1 Q2 ये सारे पॉइंट चार्ज तो बराबर है, तो चाहे तो हम इसको Q मान सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Q अपॉन में R1 का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस Q अपॉन में, क्योंकि Q2 यानी कि Q1 Q2 सारे क्या है, आइडेंटिकल बराबर है, इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, तो हम सिंपली Q लिख सकते हैं। R2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उसी तरह से Q अपॉन में 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। उसी तरह Q अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अप टू कहाँ तक चला जाएगा, अप टू सीधे चला जाएगा Q इन्फिनिटी अपॉन में R इन्फिनिटी का स्क्वायर। पास कितना हो जाएगा 9 × 10 पे पावर 9, और Q हर जगह पे सेम है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे। हमारे पास सीधे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में कितना बच जाएगा 4, प्लस हमारे पास कितना बच जाएगा 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64। अप टू कहाँ तक चला जाएगा हमारे पास, Q इन्फिनिटी में हमारे पास सेम है, तो इट्स वेरी सिंपल। हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में, इसी तरह से क्या लिख सकते हैं R इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 × 10 पे पावर 9 इंटू Q का वैल्यू हमारे पास 4 × 10 पे पावर -6। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है। तो पहले इस सीरीज को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। जहाँ कहीं भी इस तरह का सीरीज बने तो हमेशा सीरीज 2 ही फॉर्मेट में होगा, क्योंकि वैसे तो 3 फॉर्मेट में हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मोस्टली नहीं रहता है। ज़्यादातर ये सीरीज किस में रहता है, AP और GP में होता है। तो AP के लिए क्या होता है, किसी भी 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कॉमन डिफरेंस हर 2 टर्म के बीच में सेम आता है, तो जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और अगर कॉमन रेशियो 2 टर्म का सेम होता है तो प्रोग्रेशन जो सीरीज है वो किस में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स GP में होगा। तो लेट अस वी कैन चेक। अब हम चेक करते हैं। देखिए अगर हम इसको जब हम चेक करेंगे तो देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास A1 हमारे पास कितने हो गए 1, A2 हमारे पास कितना हो गया 1/4। तो अगर मैं D निकालता हूँ, D1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा A2 - A1, तो 1/4 - 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1 - 4, यानी कि -3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। आप देख सकते हो 1 - 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाय 4 -3/4। उसी तरह D2 अगर मैं निकालूंगा तो D2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/16 - 1/4। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये तो 1 रहेगा, -4 4 जा 4, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना आ गया -3/16। अब बताइए D1 हमारे पास कितना था, पहले 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस था -3/4, नेक्स्ट दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस आ गया -3/16। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स AP में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है GP को चेक करने के लिए। तो GP के लिए हमेशा क्या होना चाहिए कॉमन रेशियो। दैट मीन्स कॉमन रेशियो को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं R बराबर फॉर्मूला होता है A2/A1। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते थे A2 - A1, उसी तरह से कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे 2 टर्म के बीच का A2 डिवाइडेड बाय A1। तो बहुत ही सिंपल, पहला टर्म हमारे पास, दूसरा टर्म हमारे पास कितना था 1/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, तो कॉमन रेशियो 1/4 हो जाएगा। दैट विल R1। R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 अपॉन में A2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A3 कितना है हमारे पास 1/16 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे A2 में 1/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा 1/16, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4/16, 4 4 जा 16, ये वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने R1 कितना देखा 1/4, R2 भी कितना आ गया 1/4, यानी कि कहीं ना कहीं R1 इक्वल टू हमारे पास क्या है R2, यानी कि हर 2 टर्म के बीच का जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज किस में है GP में। अब GP में है तो कौन सा टर्म है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्फिनिटी, यानी कि हम जो सम निकाल रहे हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP निकालना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है A/1 - R। आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिंस सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ
GP इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला होता है A/1 - R, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - कॉमन रेशियो। तो बहुत ही सिंपल, F इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 और -6 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 - कॉमन रेशियो हमारे पास कितना है 1/4। तो F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 10 पे पावर 3। अब ये देखिए 1 अपॉन में इसको सॉल्व करना है तो हम क्या आ जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर तो F इज इक्वल टू 36 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3। अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, 12 13 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज F का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 इंटू 10 पे पावर 3। फोर्स है तो आप आराम से न्यूटन लगा दीजिए। अगर इसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखेगा तो क्या हो जाएगा ये 4.8 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। तो दिस इज़ द राइट आंसर। आप चाहे तो यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं F इज इक्वल टू 48 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन, या फिर हम इसको चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखे स्टैंडर्ड वे में, तो F इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन। तो ये जो न्यूमेरिकल के जरिए हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया, आई होप इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर आप काफ़ी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।